बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जो कार्रवाई है, भारतीय हिमायत याफ्ता जो दहशतगर्द हैं उनके हमले नाकाम किए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इस पे बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें हुआ क्या, 100 से ज़ायद दहशतगर्द कैसे हलाक हुए, ये सारी बात करेंगे। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मिसम रज़ा होंगे, दिफाई तजियाकार। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे कमरजमान कायरा साहब, हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उसके बाद बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ होंगे। आप वज़ीर मुमलिकत हैं कानून इंसाफ के, उनसे सियासत पे बात करेंगे, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो मामला चले उस पर बात करेंगे, 8 फरवरी के एहतजाज पे बात करेंगे। लेकिन पहले ये सबसे अहम खबर जिससे हम अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं, मेजर रिटायर्ड मिसम रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान? 12 माह में 700 हमले, 48 घंटों में 100 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, और इसे तो वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जैसे चिराग बुझने से पहले कोशिश करता है, ये ऐसे ही है कि हम खात्मे के करीब थे फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के। हुआ क्या एक्चुअल? साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे अपने साथ जोड़ लिया। दहशतगर्दों ने कल का और आज का दिन क्यों चूज किया ये अटैक करने का, ये बड़ा अहम, इस सारी स्टोरी में सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है, पाकिस्तान फोर्सेस ने जिस तरह कल रात को रिएक्ट किया, बड़ाइच साहब, पूरी दुनिया में किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की ये मिसाल नहीं है। ठीक है, इस तरह वो मुस्तैदी के साथ शेर की तरह कल वो झपटे हैं, और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये ऑपरेशन जारी है, और चुन चुन के टारगेटेड वो चेन से चेन पकड़ते हुए जा रहे हैं वो, और ऐसा सफाया हो रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अब अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 112 जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं वो मारे जा चुके हुए हैं। और भारत ने ये प्रॉक्सी खेलने का फैसला क्यों किया? मई में जब उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया पहलगाम वाला, और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कौम को बेवकूफ बनाया, प्लस उन्होंने जो पैसे उठाए हुए थे, जो टेक्नोलॉजी उठाई हुई थी इजराइल से, ये कह के कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज हम करेंगे। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिन्होंने फंडिंग की हुई थी कि आप पाकिस्तान का कला कमा करो, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करो, अब वो फोर्स कर रहे थे कि अब हमें डेमो करके दिखाओ, कार्ड डेमो करके दिखाओ। अब वो डेमो उन्होंने जब मई में किया तो जिस तरह जो उनके साथ हुई, वो दिन और आज का दिन, भारत की बदनसीबी खत्म होने को नहीं आ रही। ठीक है, सारी दुनिया के ऊपर जगहसाई हो रही है, सारी दुनिया से जूते पड़ रहे हैं। दहशतगर्दी दुनिया में किसी जगह पे भी हो रही है। ताना बना आके 6 हार्ड रोड जो दिल्ली है उसके एड्रेस पे ऊपर जो रॉ का एड्रेस है हेड ऑफिस का, उधर आके खत्म हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हो आके भारत दिल्ली में आके कन्वर्ज हो रही है, अमेरिका में हो दिल्ली में कन्वर्ज हो रही है। आज आके भारत के पास जो एक चीज रह गई थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो रह गई थी क्रिकेट, आईसीसी। जो आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अब उस आईसीसी के साथ हुआ क्या कि इसको बांग्लादेश ने पहले एक्सपोज कर दिया, उससे पहले पाकिस्तान ने इसको एक्सपोज कर दिया कि हम तो आपके मुल्क में नहीं खेलेंगे, आके ये दहशतगर्द मुल्क है जी। वो अब चूंकि पहले बॉन्ड हमारे साथ साइन कर चुके हुए थे एशिया कप में, तो उसमें मजबूर थे वो मैच श्रीलंका शिफ्ट करने पे, और जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए खुद बहुत बड़ा धचका था। बट ठीक है, उसमें फिर जाके जो मीडिया राइट्स थे उसके ऊपर बहुत बड़ी एक अर्निंग थी। बांग्लादेश के निकलने से वो एक बहुत बड़ा इनको साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकली धचका मिला। उसके बाद पाकिस्तान ने जो होल्ड कर लिया अपना डिसीजन, बड़ाइक साहब, ये था की पॉइंट। पाकिस्तान का होल्ड करना इनके लिए इस कदर बेइज्जती का बायस, एक एक मिनट जो गुजर रहा है वो मीडिया राइट्स वाले जो हैं जिस तरह इनके ऊपर ग्रां गुजर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं कि इनके साथ क्या हो। अब जोर पाकिस्तान के ऊपर चलता नहीं,
वो जमाना गया जब पाकिस्तान के ऊपर ये को बात कर लेते थे जब मर्जी। अब मीडिया के ऊपर इनकी पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती, सारा गोदी मीडिया गंदा हो चुका हुआ है। आज आके जो हफली इनको उठानी पड़ रही थी पिछले 3 दिन, जिस तरह इन्होंने एड़ियां रगड़ी हैं पाकिस्तान और पीसीबी के आगे, मैं काश कि उसकी कोई वीडियो बनी होती तो मैं आपको दिखा सकता। अंदाजा नहीं आप कर सकते। अच्छा, इतने बड़े नाम। साथ ही रहिएगा, मैं एक फरा अजीम साहिबा को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। आप रुकने बलूचिस्तान असम्बली हैं। ये जो सारा मामला हुआ है फरा साहिबा, आपका क्या टेक है? जो ये एक ही वक्त में ये मामला, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब और मौसर कार्रवाई की है, जारी भी है, आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को, अपने फोर्सेस को, अपने जवानों को, कि वो हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत के लिए पेश रहते हैं। अब देखिए, बलूचिस्तान के मसले पे हम बात करते हैं और थोड़ा खुल के आज बात करते हैं। दुश्मन आपकी कमजोरियों से फायदा उठाता है। हमने काफी दिन हो गए कि हम दहशतगर्दी की एक लहर जो बलूचिस्तान में आई हुई, हम उसको देख रहे हैं, और आज यके बाद दीगरे इस तरीके के वाकयात पेश होना। आप देखिए ना कि जो क्रिकेट की बात की अभी इन्होंने, और जिस तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इवेंट्स इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान के खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं, BSDI जैसे, बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम जैसे, तो ये जो एक तरक्की का अमल जारी है, इसको इसके दरमियान में हर्डल्स क्रिएट करना भी एक मकसद है। लेकिन अब देखिए, हमें सब पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत वहां पर बैठा हुआ है, वो बिलियंस डॉलर अफगानिस्तान में जा रहे हैं, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ईरान में पनाहें लेके लोग बैठे हुए हैं, यूरोप में, अमेरिका में हमारे खिलाफ लोग पनाह लेके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। हमने अब इस पे काबू कैसे पाना है और ये वजूहात क्या हैं, अब इस पे काम करना है। हमारी फोर्सेस, हमारे जवान हमारी गलतियों की वजह से कब तक अपनी जानों के नजराने देते रहेंगे, हमें इसको मानना है। देखें, अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे कोर कमांडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जिरगा सिस्टम मुतारिफ करवाया। वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, कनेक्टिविटी लोगों के साथ कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। लेकिन जितने लोग हमारे असेंबलीज में बैठे हुए हैं, ये अपने अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हें चाहिए, इन्हें भेजें, इन्हें निकालें कि ये जाएं और अपने अपने इलाकों में अपनी यूथ को संभालें, अपने लोगों के दुख सुख बांटें। बलूचिस्तान के हालात इस नहज पे इसलिए पहुंचे हैं कि सियासतदानों की नालायकी बहुत ज्यादा है। मैं ये कहती हूँ, जो हो गया सो हो गया, अपनी आवाम से माफी मांगो और उनके दरमियान में जाकर बैठो और उनके मसाइल हल करो। और बलूचिस्तान की यूथ क्यों बददिल हो रही है आपसे? करप्शन का मसला तो है ही, लेकिन ना अहली, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है, आपका मेरिट नहीं है, तो आपकी यूथ आपसे बदजन हो रही है और दुश्मन फायदा उठा रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊं, बुध के दिन नरगिस नामी लड़की को उसके घर से एक सिल्वर कलर की गाड़ी टिंटेड ग्लासेस वाली उठाकर ले जाती है। नरगिस का शौहर माहिर तुर्बत गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में, और जब वो वापस आता है तो उसकी बीवी घर पे नहीं है। जब वो गाड़ी की तलाश में निकलता है तो गाड़ी को रोकता है और गाड़ी में वो कहता है कि भी मेरी औरत वहां पर है। तो वहां से 2 मोटरसाइकिल सवार भी और भी आ जाते हैं और उसको मारते हैं। वो बकायदा मिलके अपने क्लाशनकोव के बट से उसको मार के जख्मी करके कहते हैं कि ये औरत अब तुम्हारी नहीं हमारी है। अब मैं इन बलोचों से, सो कॉल्ड बलोच जो अपने आप को कहते हैं और रोना रो रहे थे कि जी चादर और चार दीवारी की वायलेशन हो रही है, मैं इनसे ये पूछती हूँ, आप लोगों की बलोचियत कहाँ गई? ये अब आप कौन से बलोच है कि इज्जतदार बलोच के घर में घुस के उसकी औरत को उठाकर ले गए? आपका दुश्मन आपके बच्चों पे वार कर रहा है, आपकी बच्चियों को उठा के लेके जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि हम सियासतदानों ने सही तरीके से अपने इलाकों को नहीं रिप्रेजेंट किया, हमने अपने बच्चों के मसाइल नहीं सुने। नहीं तो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हम पे काबिज हैं, इस तरह तो लाखों तादाद में हमारे पास टैलेंट मौजूद है बलूचिस्तान में, जिसका बहुत बड़ा शो मैं कल इस्लामाबाद में करने जा रही हूँ। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता रही हूँ। तो हम सियासतदानों को चाहिए कि हम अपने अवाम के दरमियान में जाकर बैठें। जी मेरे साहब, ये बिल्कुल इन्होंने भी जो पॉइंट उठाया है वो अच्छा है। हमारी फोर्सेस कुर्बानियां भी दे रही
रही हैं, मौसर कार्रवाई भी कर रही हैं। अभी क्या सिचुएशन है? ये जो वज़ीर इत्तलात फरमा रहे थे कि भाई ये फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान ख़ात्मे के करीब है, सिचुएशन क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मेजर साहब। वराज साहब, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। फराज साहब पूछते हैं, जरा मेजर साहब की राय ले लें, फिर आपको शामिल करते हैं साथ। जी। अच्छा, इसमें वराज साहब एक बात तो तय है कि जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब इनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, और जिस तरह हमने अपनी जो अच्छा, ये फर्क क्या पड़ रहा है? वाई नाउ? अभी बहुत सारे हमारे जो चस्काबाज, वो जिस तरह वो हमारे एक बड़ा फेमस एंकर वो वर्ड यूज करते हैं ना, लौंडे लपाड़े। अच्छा, ये हमारी मेरी गुफ्तगू के बाद ये बहुत सारे लौंडे लपाड़े कहेंगे कि ऐसा अब क्या हुआ है, पहले क्यों नहीं इनको सद्देबाब हो सका, और अब ऐसा क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी। एक वक्त था कि जब यही दहशतगर्द आते थे, रेड करते थे और पहाड़ों में जाके छुप जाते थे, और बड़ा टाइम लगता था सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको ट्रैक करते हुए। लॉजिस्टिकली बड़ा डिफिकल्टीज थी, ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्टीज थी, तो और टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी हमारे पास। अब स्टोन एज नहीं है, ये अब 80s 90s 2000 नहीं है, ये अब 2026-25 है। अब आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप निकल रहे होते हैं, तो रेड अलर्ट जारी हो जाते हैं, हमारे ड्रोन्स आपको ट्रैक करते हैं, हमारी एआई जो है आपको आइडेंटिफाई करती है। आज आपका चेहरे का एक चीज कहीं जब कैमरा पकड़ता है, तो आप उसके बाद एआई जो आपको आइडेंटिफाई करती है कि आप पहले कहां जा चुके होंगे। तो अब जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी वो वाला काम नहीं चल रहा, जो आप टेक्नोलॉजी ने काम खत्म कर दिया। कर सकता अब ये सारी दहशतगर्दी जो है, ये अब अपनी मौत मरने को ऊपर है, और जितना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके ऊपर कमिट हो चुकी हुई हैं अब। और दूसरा जो बलूचिस्तान स्पेशली है, ये इस पूरे खित्ते का गेम चेंजर है, और अब पूरे इस खित्ते की जो डेवलपमेंट है, ये अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बलूचिस्तान की जो वैल्यू है, ये गेम चेंजर वैल्यू है। और यही वो चीज है जो भारत को अब डाइजेस्ट नहीं हो रही, और दर्दे कुलंज बन के उनके गले में लटक गई है। फिर इन्होंने एक फायदा उठाया ईरान के ऊपर अमेरिका की पाबंदियों का। ईरान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां थी, इन्होंने अंदर ग्रैब करके ईरान के अंदर, और चाबहार के नाम पे एक टोपी ड्रामा रचा के, तो इंजीनियर्स के नाम पे सारी इन्होंने रॉ को घुसा के वो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। सही है। और अब जब ईरान के ऊपर ये भांडा खुल चुका है, और उसी रॉ ने जब मुसाद को भी स्पेसेस दी अंदर ईरान के लिए, तो अब ईरान ने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। चाबहार से भी दे हैव बीन किक्ड आउट। तो ये सारा कुछ इसी के नतीजे में हुआ है मेजर साहब, जो आप फरमा रहे हैं इसी के नतीजे में हुआ। मैं आखिरी कमेंट ले लूं, मुझे आगे बढ़ना है। फराज साहिबा, आप आखिरी कमेंट अपना दे दें, फिर ब्रेक लेनी है हमने। हाँ जी, देखिए मेरा आखिरी कमेंट यही है कि आपने, जो दुश्मन आपकी कमजोरी से फायदा उठा रहा है, आपने अपनी कमजोरी को ठीक करना है। और भारत की तो शर्मिंदगी पूरी दुनिया में हो चुकी है, और वो बुनियानुल मरसूस मार के हक में दिखा दिया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। और पाकिस्तान के जो डिफेंस के माहदे हैं उसमें लाइन लगी हुई है सारी मुल्कों की, लेकिन अब हमने अपनी कमजोरी पर काम करना है ताकि दुश्मन उससे फायदा ना उठा सके। और जब तक, मैं आपके प्रोग्राम में बरमिला ये कह रही हूँ, जब तक आप बलोचिस्तान के गरीब आवाम को उनके हकूक नहीं देंगे, जो बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है, आप बलोचिस्तान में सही तरीके से काम नहीं कर सकते। दुश्मन आपकी कमजोरी से फायदा उठाता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुझे ब्रेक आना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ होंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब। आपसे हम पूछेंगे बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के मामले पे, और फिर ये जो हुकूमती इल्ज़ामात हैं कि भाई एनआरओ नहीं देंगे हम, ये पीटीआई हमदर्दी कार्ड खेल रही है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त दिया। ये बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के मामले पे हुकूमत को ये इन्फॉर्मेशन इतनी देर से क्यों देनी पड़ी? यानी वैसे कानून ज़ाब्ते क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि ये कोई एक इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, एक नॉन इशू था जिसको पॉलिटिसाइज करने की भरपूर कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से। और देर सवेर की बात नहीं, मतलब बात ये कि इससे पहले भी उनकी बेशुमार ट्रीटमेंट्स हुई हैं अडयाला के अंदर। और मैं बिल्कुल जो अडयाला के अंदर अस्पताल है उसका रिकॉर्ड वाज़े तौर पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि इससे पहले उनकी जो है कॉन्जेक्टिवाइटिस का वो भी आंख के हवाले से वो भी ट्रीटमेंट्स हुई हैं। इसी हवाले से टेनाइटिस की उनकी ट्रीटमेंट हुई है, दाढ़ या दांत का जो उनको दर्द था या तकलीफ थी उसकी ट्रीटमेंट हुई है, शोल्डर की ट्रीटमेंट हुई है। तो ये तमाम तर गाय बगाए ट्रीटमेंट्स वहां पे होती रही हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है। दिन में 3 मरतबा उनका जो है चेकअप होता है। जो डॉक्टर्स का पैनल है वो उनको चेक करता है, मेडिकल बोर्ड बाकायदा तौर पे उनको एग्जामिन करते हैं। तो इसको इतना बड़ा इशू बना देना और कहना कि नहीं जी हमें बताना चाहिए था, मेरे ख्याल से जब उनका कंसेंट मौजूद है और उनका कंसेंट वाज़े तौर पे लिया गया, जो कि इवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स की जो स्टेटमेंट है वो भी आपने देखी होगी, वो भी आपकी सामने से गुजरी होगी। तो उनका कंसेंट जब मौजूद है, जब वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह एबल हैं, एक छोटा सा उनका प्रोसीजर था, छोटी ट्रीटमेंट थी थोड़ी बहुत, तो वो ट्रीटमेंट उनको दी गई और उनके अपने कंसेंट से दी गई। तो इसमें कोई इतनी बड़ी जो है कोई बात नहीं थी जिसको इतना बड़ा बना दिया। वैसे यानी कोई भी कैदी, यानी चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म ना हो, पॉलिटिशियन ना हो, किसी भी कैदी का ऐसा मसला हो तो आमतौर पे किया क्या जाता है, यानी ज़ाब्ता क्या कहता है? जी देखिए, जो रूल्स हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल्स वो वाज़े तौर पे है कि आप इतला जरूर दें, लेकिन इतला तब होती है जब कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी चीज हो तो उस पर बिल्कुल इतला दी जाती है। छोटे मोटे प्रोसीजर्स जो हैं ये चलते रहते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये मुझे बताए ना कि जो अडयाला का रिकॉर्ड है अस्पताल का, वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूँ, जो ये तमाम बीमारियों का मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ जो टाइम्स पे मुख्तलिफ महीनों में उनकी ये ट्रीटमेंट्स भी हुई, एग्जामिन भी किया गया डॉक्टर्स की तरफ से। ये तमाम तर चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या उस वक्त किसी फैमिली मेंबर को बताया? बिल्कुल भी नहीं। तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं जो कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं या ट्रीटमेंट्स होती हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं होती। हाँ, रूल्स डिमांड करते हैं कि आप जरूर बताएं, लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी बात हो जिसमें आपको पेशेंट खुद कंसेंट ना दे सके या इनमेट या प्रिजनर खुद कंसेंट ना दे सके और उसकी फैमिली को बताना जरूरी है। लेकिन मेरी ये भी इतला है कि उनकी बेगम को, जो उनकी वाइफ हैं, उनको बिल्कुल इतला दी थी और उनको जो कंसेंट है खान साहब का अपना वो मौजूद है। तो मेरे नहीं ख्याल इससे आगे जो है बढ़ के वो आप कहें कि पार्टी के लोगों को भी बताना चाहिए। बेगम भी तो मैं ख्याल अडयाला में कैद है ना, उनकी भी तो कोई मुलाकात वगैरह नहीं होती, वो उनको बस पता चला, यानी आपने कहा कि उनके जो इमीडिएट रिश्ता बेगम का उनको पता चल गया था कि खान साहब। मेरी इतला है कि उनको इतला दी गई थी। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि शायद हुकूमत से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी फारूक साहब के हुकूमत पहले एक एलानिया जारी करे, फिर एक प्रेस रिलीज जारी करे, फिर वजीरों की कतार बना के उनको बिठा के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और फिर कहा जाए कि जी फलां तारीख को फलां मकाम पे जो है खान साहब की ट्रीटमेंट होने वाली है, प्रोसीजर होने वाला है, तो आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस मुसरत होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, एक नॉन इशू है, इतनी बड़ी इवेंट नहीं है। अकील भाई, बात यह है कि अगर वुज़रा इस तरह के किसी वाक़े को पहले बिल्कुल डिनाई कर दें और फिर बाद में वज़ीर इत्तलात उसकी पूरी तफसील जारी करें कुछ दिन बाद, तो ऐसे में फिर ऐसे पॉलिटिकल लीडर जिनका ये मानना है कि आप उनसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं, उनके कारकुनान का भी, उनके चाहने वालों का भी, ये ज़रा सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं है थोड़ी सी? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बसाद एहतराम फरूक भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। और वजह यह है कि जो देखे ना, सारे वज़रा को तो नहीं जो है वो पता होता। जाहिर बात है, जो मुतलका वजीर हैं उनको बिल्कुल ये बात तो उनके इल्म में थी और उन्होंने शेयर भी कर दी, अता साहब के इल्म में थी और उन्होंने शेयर की और बताया कि जो उसकी तफसीलात हैं। इसी तरह कुछ और वज़रा के इल्म में थी, तो ऐसी बात नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँ कि आप बेशक चेक करें सोर्सेज के थ्रू, अगर आप चेक करना चाहते हैं। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप में से भी जो चंद बड़े नाम हैं, उनमें
उनको भी ये इतला हुकूमत की तरफ से नहीं, किसी सोर्स की तरफ से, जिस तरह उस आपके सहाफ़ी भाई को ये सोर्स ने खबर दी, मेरी इतला है कि उनको भी खबर मिल चुकी थी और उन्होंने ना तो वो गए, ना ही उन्होंने जाने की ज़हमत की। तो भाई फिर इतना शोर किस बात का, अगर आप कह रहे हैं कि उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी इतला थी, उनके बाकी लोगों को, यानी हुकूमत की जानिब से नहीं, लेकिन आपके पास ये इतला है कि उन तक भी ये खबर पहुंच गई थी, उन्होंने कोई ज़हमत नहीं की इसके ऊपर कि भाई खान साहब की तबीयत को क्या हुआ नहीं हुआ, फिर ये धरना किस बात का था जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडयाला के बाहर, चीफ जस्टिस से मुलाकात? देखें, अब वो अपनी सियासत को भी तो उन्होंने जिंदा रखना है और इस इंतशार के जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं उसमें आपने देखा कि इस इंतशारी टोले का उसमें काफ़ी जो है कह लें एक इंग्रेस जो था, ये जो एक वजन रखती थी ये जमात सियासी तौर पे या ऑन ग्राउंड, तो वो तो कम हुआ है। वो आपने भी देखा कि ज़मीनी हक़ाइक़ अक्सर तब्दील हो चुके हैं, वो मुख्तलिफ हैं। जिस तरह का एहतजाज आपने देखा कि अडयाला के बाहर हुआ और फिर वहाँ पे कोई भी ना पहुंच सका, ना पार्लियामेंटेरियंस कोई खास पहुंचे, ना ही कोई सेनेटर्स पहुंचे, ना ही कोई केपी से कोई इतने खास लोग पहुंच सके। और फिर धरना कॉल ऑफ किया सुबह के 2:30-3 बजे और फिर इसी तरह अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे धरना दिया, फिर वो भी कॉल ऑफ कर दिया। तो 8 तारीख का भी कुछ इसी तरह ही फेट होने वाला है, वो आपको नजर आ जाएगा, आप खुद देख लेंगे कि 8 तारीख को क्या होने वाला है। ये महज इत्तेफाक है बैरिस्टर साहब कि जब भी कोई 8 फरवरी या स्ट्रीट मूवमेंट की कोई बात होती है तो सोहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी होती हैं, फिर खबरें चलती हैं कि उनकी कुर्सी ख़तरे में है, कुछ भी हो सकता है, या कुछ ऐसा वाकई आगे होने वाला है? देखिए फारूक साहब, मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि इससे उसका ताल्लुक नहीं है और उसकी वजह है कि इससे पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इसी तरह आपको पता है साहब जो सीएम केपी के थे, उनके मुख्तलिफ केसेस में गंडापुर साहब के जारी होते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं जब अदालत आप पेश ना हो या आपका वकील पेश ना हो, तो इसी तरह का मामला होता है। अगर क्रिमिनल केस है और आपने अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया तो आपके वारंट गिरफ्तारी, चाहे वो नाकाबिल जमानत हो या काबिल जमानत हो, वो जारी कर दिए जाते हैं। एक अदालत का प्रोसेस है। और उनकी सीट के हवाले से जो बात की, तो मेरे ख्याल से जो तमाम तर उनका एक जो डिमीनर रहा है या बिहेवियर रहा है तीरा के तमाम तर सेंसिटिव मामले के ऊपर, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने की हैं मीडिया के थ्रू या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में, और जिस तरह की सियाह सबाक से हट के बयानबाजी की गई है और अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश की गई है, तो वो आपके सामने है कि उस पर मैं समझता हूं कि बिल्कुल इतने सेंसिटिव इशू को उन्होंने पॉलिटिसाइज किया, और ना सिर्फ पॉलिटिसाइज किया लेकिन उसके साथ साथ झूठ भी बोला। तो इस पे बिल्कुल मामला देखने वाला है और सूबे की आवाम को जो बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, तरजीहात ये हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आना है, आपने अडयाला के बाहर जाना है, लेकिन तीरा के लोगों की जो आवाज है वो आपके कानों तक नहीं पहुंचती। आप कह रहे हैं कि इसके नताइज तो होंगे, फिर नताइज होंगे, इसके सामने आएंगे उनके? जी बिल्कुल, इसके नताइज तो जाहिर बात है होते हैं कि अगर इसी तरह ये सिलसिला और मामला चलता रहा और सूबे की आवाम को की तरफ जो है बिल्कुल आपकी तरजीहात में ही वो शामिल नहीं है, तो फिर वाज़े तौर पे कुछ ना कुछ तो देखे ना, सूबे की लोगों की आवाज़ सुन के उस पर लब्बैक भी कहना ज़रूरी है। तो ये जो डॉक्टर्स ने मजीद कोई इलाज तजवीज़ किया या बस अब वो मुकम्मल सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों ने कोई फ़ैसला किया है कि उनके कोई डॉक्टर्स तक उनकी रसाई, जो वो कहते थे ज़ाती मुआलिज, जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि बात अब ख़त्म हो गई है, बस ठीक हैं और बस मामला ओके हैं? नहीं, इससे पहले उनके ज़ाती मुआलिज मिले हैं और अदालत के ऑर्डर से मिले हैं, और एक नहीं 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल से या 3-4 दफ़ा गालिबन वो मिले हैं। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो मेडिकल बोर्ड की जो टीम थी उसका वो हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने एग्जामिन भी किया है, लेकिन वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं था और ना ही हो सकता है कि अदालत, ये लोग गए हैं दरखास्त लेके, अदालत अगर ऑर्डर करती है तो बिल्कुल इन परसुएंस ऑफ दोज ऑर्डर्स हम बिल्कुल मुलाकात करवा देंगे। लेकिन ये कह देना कि ये फैसिलिटी क्योंकि किसी और को मौजूद नहीं है, मौसूल नहीं है, तो आप हमें जो है बगैर किसी अदालत के ऑर्डर के हमारे ज़ाती मुआलिज को जाने दें, उनको चेक करने दें। फिलवक़्त तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने वाज़े तौर पे उनकी जो स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी भी होगी, उन्होंने वाज़े तौर पे बताया है तमाम तर जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो चीज़ें थी, और मैंने नहीं ख्याल कि अब जो है इसके अलावा कोई और चीज़ ज़रूरत है
ये किसी और तबदीली जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी फिल वक्त वो एक रिकवरी फेज होता है, उसमें ही है वो। आप ज़रा खुल के एक बात बता दीजिए, ये तलाल साहब ने जो कहा एनआरओ नहीं देंगे, आप लोगों के पास कोई आया एनआरओ लेने, या बस ये बयानबाजी ही समझूं इसे? फिर देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना ही कमेंट करूंगा कि बिल्कुल हमारे से जो इनके मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि वो गाए बगाए हमारे साथ पार्लियामेंट की राहदारियों में वो कहते हैं कि कोई ना कोई तरीका निकालें, कोई ना कोई रास्ता निकालें कि हमारी अपनी सियासतें जो हैं वो दाव पे लग चुकी हैं, हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि हम इससे ज्यादा इस पार्टी का साथ अब और क्या दें। तो वाज़े तौर पे इसको अगर आप एनआरओ कहना चाहते हैं तो कह लें, लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल पीटीआई चाहती है कि किसी न किसी तरह जो है वो बातचीत करे, लेकिन जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं मेरे ख्याल से वो उनसे इतनी घबराई भी है कि वो बातचीत का सिलसिला, बावजूद इसके कि उनके पास मैंडेट भी है अचक ज़ई साहब के पास, वो बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हो रहा। ठीक, तो अब देखें 8 के बाद ही बातचीत का सिलसिला शुरू होगा मेरी नजर में, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। और 8 को एहतजाज होता है तो एहतजाज होने देगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स पास की गई हैं कि केपी का जो है बॉर्डर बंद कर देंगे, उसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे, हर चौक जो है उसको डी चौक बनाएंगे, तो ये इंतशारी अमल नहीं है, ये इंतशारी बातें नहीं है, तो फिर क्या है? और जिस तरह का कहना है कि पहिया जाम हड़ताल होगी, तो इस तरह के हालात में, इस तरह की स्टेटमेंट्स की रोशनी में मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का एहतजाज, और एहतजाज अनक्वालिफाइड राइट नहीं है। आप बिल्कुल एहतजाज करें, आपका आईनी हक है, लेकिन उसके लिए कोई कायदा कानून भी है, कोई उसके लिए एसओपीज हैं, कोई इजाजत है। तो इजाजत के बगैर कोई एहतजाज नहीं करने देगी गवर्नमेट? बिल्कुल, इजाजत के बगैर तो एहतजाज नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। में भी कानून है, पे भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शकील मलिक साहब हमारे साथ थे और बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के ऊपर बात हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 8 फरवरी के एहतजाज पे, जिसपे इन्होंने भी कहा कि कोई इजाज़त के साथ ही कोई एहतजाज हो सकता है, लेकिन अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ को इजाज़त कैसे मिलेगी। आगे अगले सेगमेंट में बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब, अहमद अवैस साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस पर बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमें इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पीटीआई क्या 8 फरवरी को एहतजाज कर पाएगी, और एक तरफ सुहेल आफरीदी की गिरफ्तारी की खबरें भी चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि इस हवाले से कोई ख़दशा है कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए 8 फरवरी से पहले। लेकिन ये पीटीआई की जो मुश्किलात हैं उसको भी देखते हैं, और एहतजाज की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अहमद अवैस साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा GUI से। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। ये 8 फरवरी को क्या प्लान है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और एहतजाज को आप कितना देख रहे हैं, कितना मौसर एहतजाज कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस हवाले से क्या तैयारी हैं? देखिए, मैं उसके अभी को हतमी तौर पे तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये एहतजाज ज़रूर होगा और भरपूर एहतजाज यकीनन होगा। उसकी वजह यह है कि इंटरनली हालात जो हैं फंडामेंटल राइट के हवाले से और लोगों की मुश्किलात हैं उनके हवाले से, अभी आपने देख ही लिया कि लाहौर में जो गटर में एक खातून और उसका बच्ची के साथ वो गिर गई, और जो सलूक किया गया उनकी फैमिली के साथ, इससे लगता है कि देखिए ना कि कितना ज़्यादा इंसानियत सोज एटीट्यूड है ये बिलखसूस इनका जो पंजाब हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, और कोई उनको हार्टलेस एटीट्यूड है। यही कैफियत जो है पूरे मुल्क में है कि अब इमरान खान को तकलीफ हो गई अगर, तो आप उनके अहले खानों को नहीं बुलाएंगे, और अगर वो ही इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, एक नेशनल लीडर है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, क्या हर्ज है कि आप उनको लोगों को मिला के, वो क्या कर लेगा, को मिल के चला जाएगा तो वो क्या कुछ भी कह दे कि वो जी इमरान खान ने फना कह दिया तो क्या हो जाएगा उससे। ये एक मुस्तकिल जो एक एगोनाइजिंग तरीक़ेकार है, तकलीफ दह तरीक़ेकार के, जिससे आप जितना भी एक आदमी जो है जो गलत और सही एक गलत तरीके से, क्योंकि अदालतें इतनी कमज़ोर हैं, जैसी चाहें उनसे सज़ा जो है दिलवाई जा सकती है। और जिसकी बड़ी मिसाल भी आपके सामने है कि वो ईमान को और उसके हस्बैंड को एक ट्विटर के ऊपर एक यंग खातून को 17 साल की सज़ा दी है, और उसके मुकाबले में कभी आप गौर कीजिए कि DG ISPR साहब जब फरमा रहे होते हैं कितनी गलत बातें कह रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।
तो ये तरीक़ेकार गलत हैं हुकूमत चलाने के। अल्लाह करे कि पाकिस्तान फ्लरिश करे, लेकिन पाकिस्तान को सामने रख के, आवाम को सामने रख के और खुले दिल के साथ जब हुकूमत में आप आ जाएं तो आप बहुत खुले दिल के साथ मामलात को डील करें और कोशिश करें कि अक्रॉस द टेबल बैठे और मसाइल को अब हल करें। बहुत हो चुका, ठीक है, कई साल गुजर गए इसी कश्मकश के अंदर। मैं तो ये कहना चाहूंगा। चले कायरा साहब, ये जो बात चल रही, ये जो बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से हुई बात, हुकूमत ने इसको आपको नहीं लगता कि थोड़ा मिस हैंडल किया? यानी इन्फॉर्मेशन आई, सहाफ़ियों के थ्रू ब्रेक हुई ये खबर और उसके बाद फिर हुकूमत ने निकाला, कोई कई दिन बाद जाके ये इन्फॉर्मेशन बाहर की, तो लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तशवीश भी पाई जाती है। इस हवाले को आप देखते नहीं है कि मिसमैनेज हुआ है? ये कोई पाबंद तो नहीं है कि हुकूमत की ये खबर सारे खानदान को और सारे मुल्क को पहले दे। गवर्नमेंट ने उनका इलाज कराया है, इलाज कराना पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी प्रायोरिटी उनके खानदान को बताते, और खानदान अगर लोगों को बता देता और वहां पे क्राउड इकट्ठा हो जाता तो फिर क्या करते? फिर हमने कहना था कि क्यों बताया है, फिर हम दूसरी तरफ शुरू हो जाते ना। तो सारी चीजों को एक नजर में देखने की पहले जरूरत है। ठीक है, हाँ, बेहतर था कि उनका इलाज हुआ था उसी वक्त उसी दिन, इसके ऊपर स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी, वजाहत आ जानी चाहिए थी। अब भी अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ है तो उनके जो मुआलिज हैं उनको विजिट करने का मौका देना चाहिए ताकि वो विजिट कर लें। लेकिन ये हुकूमत के ऊपर पाबंदी लगाना कि जी वो पहले बताते, पहले इजाज़त लेते फैमिली से, पार्टी को बताते, ये तो इसका दूसरा पहलू यही है कि फिर वहाँ पे एक हंगामा होता, लोग इकट्ठे हो जाते और फिर मैं और आप बैठ के ये बहस कर रहे होते कि ये तो बड़ा गलत किया गवर्नमेंट हमें क्या डली। तो दूसरी तरफ ये जो हुकूमती रवैया या मौक़िफ़ है हुकूमती कि भाई PTI हमदर्दी कार्ड खेल रही है, NRO नहीं मिलेगा, इमरान खान सेहतमंद है, कुछ ऐसा भी है कि बस ये भी एक सियासी बयानबाजी समझे? तो जी ये कौन से चंबे की बात है? गवर्नमेंट साइड हो या गवर्नमेंट की कमजोरी होगी तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। वो अगर आप किसी मामले को प्ले अप करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये जी इससे अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, मनफी पॉलिटिक्स है। ये तो गुफ्तगू है, इस पे असेस क्या है कि जिसके ऊपर बात की जाए? वो उनको ताने दे देते हैं, वो उनको ताने दे देते हैं, बात खत्म। ठीक है। और ये जो बयानिया है कि भाई हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को 2027 में इंतखाबात की ऑफर करवाई गई, मेरे इल्म में तो नहीं है जी। किसने कहा है, किसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है? मैंने ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी को सुना है ना मेरे कोई डायरेक्टली इल्म में है। आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी, वो बाद में आपने कहा कि बात को शायद किसी और तरह से पेश किया गया ना, वो वोटर की उम्र वाली बात को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी उस बात में। थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन नहीं थी, उसमें भी क्लैरिटी थी जी। बिल्कुल मैंने वजाहत के साथ ये बात कही थी। ये बात मैंने कोई मुतालबे के तौर पे नहीं कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही, प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी। एक सहाफी ने मुझ पे, आपकी तरह एक एंकर थे, उन्होंने मुझ पे सवाल किया, मैं मफरूजों पे अपने सवालों के जवाब नहीं देता। ठीक है। उन्होंने मेरी जमात का मौक़िफ़ जानना चाहा, मैंने कहा मेरी जमात का मौक़िफ़ अभी नहीं है, मौक़िफ़ जमात का आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने मुझ पे इसरार किया, तो मैंने कहा जी मेरी जमात का मौक़िफ़ तो तभी आएगा जब जमात के कोई मीटिंग होगी जी। ज़ाती मौक़िफ़ पे आ गए, ज़्यादा इसरार हुआ, तो मैंने कहा जी मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि मेरी अपनी दानिश में, ज़ाती दानिश में, जब मेरे बच्चे, मेरी बेटी या मेरा बेटा, जब उनकी उम्र 18 साल थी, वो मैट्रिक में थे, तो मेरे घर के अंदर उनके साथ कोई मुशावरत नहीं होती थी कि घर कैसे चलाना है, कारोबार का क्या करना है, फलां फैसला कैसे करना है। हम समझते थे कि अभी ये बच्चे हैं 18 साल 17 साल के, इनको भी समझ नहीं है। वो घर चलाना, कारोबार चलाना, दुनियादारा चलाना, ये भी उनसे मशावरत, मेरा ख्याल है किसी घर में भी बच्चों से, इस उम्र के बच्चों से मशवरे नहीं होते। ठीक है। जब आपने मुल्क का फैसला करना है और मुल्क की बागडोर किसी के हवाले करनी है, तो मेरे वोट से, आपके वोट से एक बंदा MNA बनता है, वो वजीर बनता है, वो वजीर आजम बनता है, वो वजीर आला बनता है। तो इतना अहम फैसला करने के लिए जो मैट्रिक का बच्चा है उसको कहें कि वो खारजा पॉलिसी भी, जमात का मौक़िफ़ भी, किसी पार्टी के लीडर का या किसी कैंडिडेट का पूरा कैरेक्टर एनालिसिस भी वो करके वोट डाले, तो मेरी दानिश में ये अभी उस उम्र में नहीं होता।
लेकिन 18 साल के बच्चे बच्चियां या 20 साल के बच्चे बच्चियां वो हमारा एसेट है, हमारा कल है। तो उनको बेहतरीन तालीम देनी चाहिए, उनको अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेने चाहिए, लेकिन मुल्क का फैसला करते हुए ये उम्र मेरी दानिश में वो नहीं है जिसपे मिच्योर फैसले हो। मुनासिब उम्र क्या है वैसे? सदस्यों मैं आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, इस पे ये मुबाहिसा छेड़ा गया जी, बिलावल साहब भी तो 18 साल से कम उम्र में वो भी तो पार्टी चेयरमैन बने थे। तो मैंने कहा जी हकायक दुरुस्त कर लीजिए। बिलावल साहब कोई 30 साल की उम्र में पार्टी चेयरमैन बने थे। इससे पहले जब बीबी शहीद हुई तो जरदारी साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया था चेयरमैन, लेकिन जरदारी साहब ने पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से मशवरा किया और उन्होंने तजवीज़ किया कि बिलावल साहब को बनाया जाए। सो बिलावल साहब को अलामती चेयरमैन बनाया गया और जरदारी साहब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। और बिलावल साहब जाके अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब काफी सालों बाद वापस आए, उसके बाद भी जरदारी साहब को चेयरमैन रहे और पार्टी अफेयर्स चलाते रहे। अब उनकी क़यादत पे तो किसी को शक नहीं है। जब बिलावल साहब ने पार्टी की क़यादत संभाल ली तो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो हमारा एक और फोरम है उसके सदर बन गए। सो ये मैंने उस पर वजाहत की थी। और तीसरी गुजारिश मैंने ये कहा था कि ये मेरी राय है, ये आपकी जाती राय है, बंदे की राय है कि 18 साल एज होनी चाहिए। मेरी राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि इसको खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैसे मुनासिब उम्र क्या है सिर्फ वो बता दीजिए, आपकी राय है। मेरा ख्याल है जी मैं अब इस पहले एक मैंने गलती की है, अब एक और मैं करूं कि मफरूजे के ऊपर बहस शुरू करूं। चले ठीक है। अपना अगली गलती ना करना, वो उधर से दरख्वास्त आई है। अहमद अवैस साहब। जी अहमद साहब कैसे हैं? बस होगी सर, बंदे से बार बार नहीं होनी चाहिए। चले। और मेरी गलती नहीं है, वो मेरा ओपिनियन अपनी जगह फर्मली कायम है। क्या दोबारा कहिएगा कायरा साहब? मैंने कहा मेरा फर्म ओपिनियन उस पर अपनी जगह कायम है, मैं उस पर गलती नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो आपकी राय है उस पर आप कायम है, बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बात वैसे बात तो नहीं थी 8 फरवरी के एहतजाज से, लेकिन वो कायरा साहब से मैंने वो पूछ ली बात कि उन्होंने गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू के नतीजे में उन पर फिर तनकीद भी हुई कि भाई ये शायद 18 साल, तो उन्होंने कहा ये मेरी ज़ाती राय थी, हम अपने बच्चों को भी समझते हैं कि 18 साल के जो बच्चे हैं शायद वो घर के या कारोबार के फैसले उस तरह से नहीं ले सकते उस मैच्योरिटी से। तो उस पर ज़रा बात चल रही थी, मैंने कहा आपसे भी इस पर ज़रा मौक़िफ़ ले लें। आज अगर ज़ाती राय भी बात हो रही है तो क्या ख्याल है, ये उम्र वाली जो बात है वोटर की, ये 18 साल वाली ठीक है या ज़रा बेहतर उम्र होनी चाहिए वोटर के लिए? देखिए, हर वक्त जब बात की जाती है तो किसी कॉन्टेक्स्ट में की जाती है जी। इस वक्त जो बात की जा रही है ये 18 साल वाली, जो कि कई साल तक 18 साल बरकरार रहे, ये इस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि पीटीआई का जो वोटर है वो यंग एज में, और उसको माइनस कैसे किया जाए, उसका वोट बैंक किस तरह से तोड़ा जाए। तो बावजूद इसके कि हम पीटीआई के मुखालिफ हैं और बहुत सख्त मुखालिफ हैं और हमारा क्लैश भी बाज़ जगह पे है मफादात का, सियासी मफादात का, तो इसके बावजूद हम इस बात की हमायत नहीं करते। अब कायरा साहब ये फरमा रहे थे कि जी 18 साल मैट्रिक का बच्चा होता है, 18 साल मैट्रिक का नहीं होता। एफएससी 17 साल में बच्चे ने कर ली होती है और वो अब आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाता है 18 साल में। आज का जो बच्चा, और शायद भी नहीं आता, 18 साल का बच्चा O2 में होता है सर, वो बच्चों पे डिपेंड करता है। पर आपके अपने घर के बच्चे भी होंगे ना, तो आप उनसे घर के मामला में भी मुशावरत नहीं करेंगे। मैंने तो अपनी राय दी है और मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा, और मैं बिल्कुल इमरान खान के वोट के काटने के बारे में नहीं, मैं तो एक बात है ही, और मैंने उसके ऊपर एक डिस्कशन के तौर पे मैंने कहा ये मेरी राय है। मैं ना इमरान खान के वोट के खिलाफ वोट काटने के हाथ में अपनी राय रखिए, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में ये राय रखना जो है, इसका मतलब ये है कि आप उस गलत जो एक ख्याल है उसको तकवीत दे रहे हैं कि ये पीटीआई के मैंने कहा मेरी राय है, आपकी अपनी राय है। नहीं, वो आपका हक है, तो मुझे हक है उसमें मुझे मगर इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ना, वो नतीजा ये निकल रहा है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि जो इतने अच्छे मेरी राय है आपकी राय से मुख्तलिफ है। अब मेरी राय को तो जब मैं अपना राय रखने का हक रखता हूं तो मुझे आपके भी उस हक के ऊपर कोई एतराज नहीं है, मगर मैं एक और बात कर रहा हूं कि आज रखने की बात कर रहा हूं, ये नहीं है।
मेरा ये मौका नहीं है। कह रहे मेरी नीयत ये नहीं है कामरान साहब, कायरा साहब कह रहे मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं तो अपनी इनकी नीयत नहीं है, उनकी नीयत है ना। मैं उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ। आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी किन की कौन की वाली, अच्छा, उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ। तो अगर तो अकल का पैमाना रखना है, फिर कायरा साहब वाली बात पे आ जाते हैं, तो फिर हमारे नबी को तो 40 साल में मिली थी, तो फिर अकल का पैमाना तो फिर वो रख लेते हैं नबूवत का, जो अल्लाह पाक ने रखा था नबी के लिए, तो फिर हम उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो चलो उस स्टेप को फिर फॉलो कर लेते हैं। फिर तो छोड़ते हैं सारे मलिया मेट करके, कहते हैं 40 साल, उसमें बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा, हमारा ज्यादा फायदा हो जाएगा शायद, कि हमारे जो उस एज में आ जाता है वो अल्लाह की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। तो सर ये मुनासिब नहीं है इस वक्त दस्तूर में, जिस तरह से हमने दस्तूर का मजाक बनाया हुआ है या मजाक उड़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट जाया करता था, कायरा साहब वालों को एक क्रेडिट जाया करता था इस दस्तूर के मुत्तफिका होने का, आज ये क्रेडिट नहीं है। आज जो कुछ भी है, जो इसमें तोड़फोड़ हुई है, उसमें जो ना वो कहीं ना कहीं पे जो ना उनकी शिरकत है, और ये शिरकत जो है वो फिर कभी भी जब बाद में हम सारे नहीं रहेंगे तब भी तो तारीख में लिखा जाना है, फिर उसमें कोई अच्छे अल्फाज से बात नहीं लिखी जाएगी उनकी पार्टी के लिए। तो अल्लाह हम सब पे रहम करे और हमें कोई अच्छे की तौफीक दे। चलो थोड़ा सा आगे ये बताइए कि 8 फरवरी का कोई जो JUI अपना ही प्लान करेगी, कोई ऐसा कोई ओपोजिशन का मुश्तरका है तो कोई प्लान नहीं है अभी तक, कोई राब्ते नहीं, उसमें हम JUI अपने तौर पे रखेगी इसको। हमने पहले जो ना वो एक तजर्बा जो है, माजी वाला तजर्बा भी हमारा कोई अच्छा नहीं रहा, और यहाँ पे भी जो ना हमको कोई अपोजिशन, बाकी अपोजिशन के साथ जो उनको इंगेज किया मौलाना साहब ने, उसको भी जो है कोई इतना खुशगवार तजर्बा नहीं था। तो मेरा ख्याल है अपना अपना करते हैं, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमको अपने तौर पे प्रोग्राम जो है ना वो मुबारक हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है, महाज हों, तहरीकें हों, जो कुछ भी हो, उनको अपने प्रोग्राम मुबारक हो, तो अपने अपने तौर पे वो चलते हैं। अहमद साहब से भी ज़रा बात कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब, ये 8 फरवरी को आपने मौलाना को मिस कर दिया, यानी ये एहतजाज बहुत ज़बरदस्त और भरपूर हो सकता था अगर मौलाना की शमूलियत होती, आप लोग इकट्ठे जाते कहीं पे। आइडियली बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में PTI की क़यादत की मैच्योरिटी है कि वो उनको एक तो एक जो है ना एजिटेशन ऑफ पार्टी, जो पॉलिटिक्स का उनको तजर्बा नहीं है, और काफ़ी पॉलिटिकल विजन में कमी है, जिसकी वजह से वो मौलाना का जो ख़ास तौर पे, मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि पिछले कुछ अरसे में, नियर पास्ट में, ये 2 सालों में मौलाना ने जितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, मैंने इससे पहले कभी इतनी देखी नहीं है। ख़ास तौर पे 26 और 27th अमेंडमेंट के ऊपर जो उनके इरशादात थे, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनकी आर्गूमेंट थी, जो उनकी दलील थी, बहुत मैच्योर थी उसके ऊपर। और अभी क्योंकि मुझे इस पर भी थोड़ा सा इजहार ख्याल करने दीजिएगा, क्योंकि ये जो 18 साल की उम्र के ऊपर बात शुरू हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई। नहीं, आप तो एक फ्री का बकायदा इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो कायरा साहब ने अगरचे अपनी एक ज़ाती राय का इजहार किया है, लेकिन बात यह है कि आज की दुनिया में एक तो एवरेज बच्चा जो है ना, ये किसी एक तखसीस नहीं है, एवरेज बच्चा 15 साल की एज से 15, साढ़े 15 साल की और 15 से 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेता है आम जी। और दूसरी बात यह है कि अभी जो तालीम क्योंकि इतनी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी की एडवांस, साइंस की एडवांसमेंट के साथ साथ, कि जो मैं आपको बिल्कुल अपना भी बता रहा हूँ, ये इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से किया था। साइंस में मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं, साइंस में जो FSC में पढ़ा था हमने, आज वो बच्चे जो हैं वो 8वीं 9वीं जमात में पढ़ रहे हैं, ये फैक्ट है। तो इससे उतना ज़हन उनका ब्राइट होता है। हाँ, एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के लिए देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी सूझबूझ, उसकी
अभी कंप्यूटर साइंस के ऊपर देख लीजिए आप और हम नहीं वहाँ तक पहुँच सकते जो आज के बच्चे जो हैं वो कहाँ से कहाँ आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए और फिर अगर ये पढ़ाएंगे तो फिर एक बच्चा 18 साल की उम्र में शादी करके अपना घर चलाने के काबिल होता है तो आपने वो उम्र रखी हुई है तो वो क्या वोट देने के काबिल नहीं होगा। ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं ज़ेर गौर, इसलिए ये आइन में बड़े तदब्बर के बाद जो रखी हुई है वो मुनासिब है। अगरचे इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके अपनी ज़ाती ओपिनियन दी है, लेकिन मेरा भी ये ख्याल है कि ये इसको हाथ नहीं छेड़ना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एक मेच्योरिटी की वो एज है कि जहाँ से अच्छाई और बुराई की पूरी सेंस डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, मैं जरा कामरान यंग लड़के के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है कामरान साहब, ये जो और एक बात सिर्फ एक बात और एक लफ्ज कि अभी तो आज का दौर है जी, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से एक सिपा सालार बन के उसने आके पूरी फौज के साथ हमला कर दिया था और जीत गया था। तो ये उम्र जो है ये बड़ी रेलेवेंट फैक्टर है। ठीक है कामरान साहब, ये जो बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से मामला चला और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से हुआ कि गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन जब सहाफ़ियों ने ब्रेक की तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना पूरा इस पे तफसीलात जारी की। क्या होना चाहिए था? यानी इस पे एक बहस तो ये है कि गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की और फिर बामर मजबूरी निकाल दी। तो जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है इस पे जो मौक़िफ़ है उस हवाले से आपका क्या टेक है? पहले तो इस बात पे आ जाइए ना कि वो मेंटल लेवल की ये बात छुप सकती है या इसको चले 2 4 5 दिन उन्होंने छुपा भी लिया, मगर ये मेंटल लेवल है ना एक कि जो बात नहीं छुप सकती थी वो उसके लिए कोशिश की गई और अल्टीमेटली जो है ना वो फिर सब कुछ एक्सपोज हो गया और उसके नतीजे में रुसवाई और सारा कुछ। तो ये तो इस तरह से हुकूमत चल रही है। और फिर उससे अगले स्टेप पे आ जाइए कि क्या होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि अगर कोई कैदी है, भले आपके मुताबिक जो है ना वो क्रिमिनल है, पॉलिटिशियन नहीं है, कोई साबिक वजीर आजम भी नहीं रहा, चले सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उसकी अगर कोई उसको बीमारी लाहक है तो एक घर में टेलीफोन तो किया जा सकता था ना कि ये आपके इस कैदी साहब को, कैदी नंबर 804 को जो है ये बीमारी लाहक है, तो ये हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हम आपकी चॉइस का डॉक्टर नहीं दे सकते, हम अपने तौर पे ले जा रहे हैं, कोई अगर कंपनी करना चाहता है तो कंपनी कर दे। खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता, मैं नहीं कहता कि कोई करवा देता, कोई हादसा हो जाता और इस नतीजे में जो है ना खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई जो है ना कोई मिसहैप हो जाता, कौन जिम्मेदार? ये शायद ना सोचने वालों को जो है ना जो मुल्क के करता धरता है, जो सोचने के जिम्मेदार हैं उनको समझ आती है और ना शायद बाकी लोगों को भी नहीं आती है। तो अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे और हमें तौफीक दे कि हम जो है ना इस मुल्क में जो है कानून के मुताबिक मामलात को आगे चला सकें। ठीक है, मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जनाब अहमद अवैस साहब और कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात तो 8 फरवरी के एहतजाज की और बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से चल रही थी, लेकिन ये नुक्ता भी अहम हो गया। कायरा साहब की किसी बयान से ये नुक्ता निकला कि क्या ये जो बच्चे हैं 18 साल के जिनका ID कार्ड बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, क्या ये इनको जो वोटिंग का राइट दिया ये सही है या गलत है? और इस पे एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बाद में कहा कायरा साहब ने कि पार्टी की राय नहीं, ज़ाती राय है, उन्होंने आज हमारे शो में भी कहा। लेकिन बहरहाल इसको इस बात से जोड़ा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोटर है वो चूँकि यूथ में बहुत है उसको मुतासर करने के लिए ये सारी बात की गई, चेक किया गया और जब इस पर रिएक्शन आया तो फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो लेकिन जो 18 साल का बच्चा है बिल्कुल मेरे ख्याल में वो वोट देने के बिल्कुल अहल है और वो इतना अक्लमंद होता है कि वो ये तय कर सके कि वो जिसको वोट दे रहा है वो अपनी मर्ज़ी से और वो समझदारी से वोट दे रहा है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।